नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, उसको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से किस तरीके से देखना है, किस तरीके से ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और मेरे वीडियो हमेशा आपको सिखाने के लिए होते हैं, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको सीखना है तो जरूर कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए इस कंपनी के ऊपर मेरा बहुत पहले से एंट्री है, मैं बहुत पहले से ट्रेड लेके रखा हूँ और मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आज मार्केट में प्रेशराइज है अदानी विलमार के ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट ये भी डिसीजन लिया कि जितने सारे एडिबल ऑयल बनाने वाला कंपनी है तो उसको अभी थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने इलेक्शन है। तो इलेक्शन के टाइम में हमें से एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा क्या कि इलेक्शन टाइम में गवर्नमेंट वही प्रोडक्ट के दाम कम करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडेबल है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को पहुंचता है और आम लोग खरीदारी करते हैं। इस टाइम में गाड़ी के दाम कम नहीं करेंगे, इस टाइम में खाने पीने का चीज़ कम करेंगे, उसके साथ साथ सर्विसेज जो है वो उसको कम कर देंगे और सर्विसेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो उसी तरीके से अदानी विलमार के ऊपर इसी तरीके से कुछ डेटा अपडेट देखने को मिला। आप खुद देख लेना, जब मार्केट मतलब जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर से सरकार तैयार हो जाएंगे, मतलब सरकार कौन होगा वो डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद देखना अदानी विलमार तेजी से ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि तब तब प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने का मतलब है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाना। तो आज जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के रिजल्ट खराब हो रहा है, कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में हो रहा है, देखिए लॉसेस कहाँ गया, प्रॉफिट हो गया ना। तो पहले भी देखिए इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता था। कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिला था। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, क्या वो कंपनी बेकार हो जाएगा? और कंपनी और किसी का नहीं, अदानी ग्रुप के कंपनी है और आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप जो पहले जिस तरीके से बिजनेस कर रहा था वो टोटली उसका पर्सपेक्टिव व्यू चेंज हो गया। वो अलग लेवल का यहाँ पे बिजनेस कर रहा है क्योंकि सबसे पहले उसका टारगेट है कर्जे को मिटाना। तो कंपनी ने क्या कर्जे को सही में कम किया, चलो अब देख लेते हैं। देखिए पहले कितना कर्जा था, पहले 3,000 करोड़ तक कर्जा था, बीच में 2700 करोड़ 2300 करोड़ कर्जा हो गया था, इस बार फिर से कर्जा ले लिया। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर इतना ज्यादा कर्जा लिया, क्या वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं? देखिए कंपनी का रिजर्व भी तो बढ़ा ना, 1900 करोड़ से कितना हुआ, 7,800 करोड़ बना। कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी है। अगर कर्जे को मिटाना है, क्या सही में कंपनी के हाथ में कैश है? चलो वो भी देख लेते हैं। टोटल हाथ में कैश कितना है, 2,900 करोड़, और कर्जा कितना है, 3,800 करोड़। ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का शॉर्टेज है। बाकी इस 1,000 करोड़ वो रिजर्व से मिटा सकते हैं। मतलब कंपनी में डरने वाला कोई बात नहीं है कि हाँ चलो कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा है और कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजों को समझने समझने वाला बात है कि आपको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा खासा ट्रेडर, अच्छा खासा इन्वेस्टर बन पाएंगे। हम लोग करते क्या है, शेयर भागते चले जा रहे हैं तो वो बहुत शानदार कंपनी है, चलो मैं हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर इस तरीके से सोचेंगे तो आज एचडीएफसी कंपनी तो आपके हिसाब से तो बेकार कंपनी है क्योंकि एचडीएफसी कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाया। तो क्या एचडीएफसी बैंक खराब हो गया? क्या कोटक महिंद्रा बैंक खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। वो आज नहीं भाग रहा है, एक टाइम जरूर भागेगा। जिस तरीके से ऑटो सेक्टर 2018 से लेकर 2020 तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं किया, उसके बाद आज हर ऑटो सेक्टर को देख लेना, सिर्फ अशोक लेलैंड को छोड़कर हर ऑटो सेक्टर आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है और लाइफ टाइम हाई लगातार बनाते चले जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सारी चीज़ों को सीख कर काम करेंगे तो आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। अगर आप लोगों को बात सुनकर, लोगों से टिप्स लेकर काम करेंगे तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे तरफ से कोई भी तो टिप्स नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस बेसिस में टेल लिया, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। तो कंटिन्यूसली 3 कैंडल में बाइंग कैंडल मिला और मुझे जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग कैंडल मिलता है तो मैं उसको मार्किंग कर लेता हूँ टॉप और डाउन लेवल तक। और मुझे देखना है ये जो टोटल रेंज है ये रेंज कितना परसेंटेज का है। अगर 20% के ऊपर हुआ तो मैं ट्रेड लूंगा। किस तरीके से ट्रेड लूंगा, जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस टॉप लेवल तक। तो फाइनली जब इस नीचे लेवल को टच किया तब मेरा एंट्री तो हो गया। और देखिए कितने और भी नीचे आए, ऊपर गया, नीचे आया, तो एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है इस लेवल को ट्रेड करने के बाद वो आज नहीं तो कल उस टारगेट को अचीव करेगा।
तो कितना टाइम लगेगा वो तो मुझे पता नहीं। मुझे यहाँ पे दो तरीके से रेंज देखने को मिला। पहले यहाँ पे एक रेंज बना था जो टोटल टारगेट निकल कर आ रहा है 40%, और सेकेंड और एक ट्रेड मिला जिसका टारगेट निकल कर आ रहा है 33%। तो दोनों ट्रेड ही मेरे एक्टिव हो चुके हैं और दोनों ट्रेड के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी देखना बाकी है कब टारगेट होगा, तो मैं तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करूंगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। तो बाकी आपके अदानी विलमार के ऊपर क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर मेरा जो ट्रेड था सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। शानदार तरीके से मुझे टारगेट मिला और बहुत सारे लोग मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया कि सर आपने तो ट्रेड लिया, तो ट्रेड किस बेसिस में लिया। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ट्रेड इस बेसिस में लिया क्योंकि इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था उसी के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद ही एंट्री बना था। तो क्या बना यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किए और फिर से नीचे आए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। टारगेट कितने दिनों में मिला, सिर्फ 61 डेज। इसका मतलब 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में कितना रिटर्न मिला, 19%। तो जो लोग सोच रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है तो उसके लिए बता दूं, आपको शायद इसका पावर समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैं डेली काम करूं, मुझे एक दिन में पैसा दुगना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगा। हाँ होगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। कितने लोगों का, एटलीस्ट 100 लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उनमें से एक लोगों का शायद हो रहा है। शायद हो रहा है। 1000 लोग ट्रेड कर रहे हैं, शायद उसके एक एक लोगों का हो रहा है। तो परसेंटेज कितना होए आप देखिए। आप उस लोगों को देखकर आप काम कर रहे हैं जो लोग यूट्यूब में आपको प्रॉफिट शेयर कर रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ उतना प्रॉफिट हुआ। देखिए मेरे वीडियो में जहाँ पे मेरा ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे मुझे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया, सर आपका ट्रेड कहाँ पे है, कितने क्वांटिटी लिया वो दिखा दीजिए। देखिए सेबी के रूल्स के खिलाफ है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। अगर उसमें आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो रहिए। अगर आप कहेंगे कि मुझे दिखाना है, आप फेक बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। आप मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा। तो मैं टिप्स आज तक नहीं दिया और किसी को दूंगा भी नहीं। तो प्लीज सारी चीजों को सीख कर आप खुद इंप्लीमेंट करके काम करिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने ट्रेड किस बेसिस में लिया वो मैं आपको बता दूं। पहली बात, कंपनी को बोलने का कोई जरूरत नहीं होगा क्योंकि कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी नहीं है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है। अलग लेवल में नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ। और मुझे दूसरी बात अच्छा लगा, कंपनी का जो कर्जा, जो पहले 2,06,61,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो बढ़ते बढ़ते आज करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास कर्जा बन चुके हैं। तो कितने बड़े कर्जे को इम्प्लीमेंट किया, ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। और जिसके चलते ज्यादा बैंक अगर कर्जा लेंगे तो वो ज्यादा लोगों को लोन देंगे और उससे बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यही बैंक का मतलब रेवेन्यूज का मतलब रेवेन्यूज का एक पैथ है, एक पाथ है। तो उस बेसिस में बैंक जितना लोन लेंगे और उस लोन से अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो वो बैंक के ऊपर आपको कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि जब तक कोई भी ना पैटर्न ना बने तब तक मैं कोई ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRFC, जो मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी है। अगर मैं कोई भी एक पीएसयू कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उनमें से मुझे सबसे जो बेस्ट कंपनी लगता है वो है IRFC। क्यों? क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी मार्केट से 100% पैसा उठा पाते हैं। कोई भी आज तक एक भी रुपया वो मार्केट से उठा नहीं पाया, ऐसे दिन नहीं गया। क्योंकि अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट को देखूँ तो आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% आपको दिखेगा। मतलब जो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, उसमें से कोई भी परसेंटेज उसको मार्केट में पड़े हुए देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर क्या कंपनी का एनपीए नहीं होता? हाँ होता है, एकदम ना के बराबर, जीरो के बराबर। तो अलग लेवल का कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी के होने के नाते भी कंपनी का मार्केट कैप अभी 1,87,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी बन चुके हैं। और उसके साथ साथ कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है जिसके चलते इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर माल तो खरीदना चाहते हैं, मगर प्रोमोटर माल बेचे तब ना खरीदारी करेंगे क्योंकि प्रोमोटर के पास 86% होल्डिंग है। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो आज नहीं तो कल उसको 11% माल बेचना पड़ेगा। जब माल बेचेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिचुएशन वाइज आपको सस्ते में देखने को मिल जाएगा। बाकी सॉरी, इन्वेस्टर ज्यादा होल्डिंग देखने को मिल जाएगा।
बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है मैं आपके साथ ये भी शेयर किया हूँ कि कंपनी एक चैनल के अंदर अभी काम कर रहा है। चैनल मतलब एक ही रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहा है। इस रेंज के अंदर कंपनी फंसे हुए है। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर ना गए तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए एक कफ, उसके बाद एक हैंडल, तब मैं इस जगह पे एक एंट्री लेने का डिसीजन लूंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज 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 लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।